देखो बेटा, अब मुझसे और सहन नहीं होता। इस तन्हाई में मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तुम ही कुछ करो। नहीं ससुर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह गुनाह है और आपके बेटे के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। तुम्हारा पति दुबई में छिपा बैठा है, न जाने कब आएगा। इधर तुम्हारी जवानी यूं ही बर्बाद हो रही है। आप मुझसे क्या चाहते हैं ससुर जी? कि मैं आपकी रखैल बनकर रहूं? रखैल नहीं, प्यारी बहू, तुम मेरी पत्नी बनकर रहो। मैं तुम्हें सारी जिंदगी सुख दूंगा। ये घर, ये जमीन, ये पूरी जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन अगर आपके बेटे को इस बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो फिर हमारा क्या होगा? मेरी प्यारी बहू, इस बात की चिंता मत करो। मैं उसका पिता हूं, लेकिन वह मेरा पिता नहीं है ससुर जी। अब इस बात को यहीं खत्म कीजिए। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। मैं हाजिर हूं। प्यारी बहू, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना होगा वह मैं करूंगा। तो फिर देर किस बात की? आइए कमरे के अंदर चलते हैं। वाह ससुर जी, मुझे यकीन नहीं था कि आप में इतनी ताकत होगी। आपने मुझे खुश कर दिया। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला बुजुर्ग करण सिंह अपने बेटे हर्ष को विदा कर रहा था। हर्ष को दुबई में नौकरी मिल गई थी। जाते समय हर्ष ने अपनी खूबसूरत पत्नी सोनिया को वह अपने पिता की जिम्मेदारी पर छोड़ गया। करण सिंह के चेहरे पर खुशी की हल्की सी रेखा उभर आई। हर्ष ने सोनिया का हाथ थामते हुए कहा, पापा, सोनिया का ध्यान रखिएगा, वह बहुत संवेदनशील है। करण सिंह आगे बढ़े और बोले, बेटा निश्चिंत रहो, सोनिया को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। हर्ष ने सोनिया को गले लगाया और फिर गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। अगले दिन जब सोनिया अपने ससुर को चाय देने आई तो करण सिंह ने उसे रोकते हुए कहा, बहू, जरा इधर आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करण सिंह ने गहरी सांस ली और बोला, बहू, पता नहीं क्यों आजकल मन कुछ ज्यादा ही बेचैन रहने लगा है। खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं। बहुत अकेलापन महसूस होने लगा है। मन चाहता है कोई ऐसा हो जो मेरे पास रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे सुकून दे। कभी कभी सोचता हूं शायद मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। सोनिया ने नरमी से कहा, ससुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपको संभालने के लिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। करण सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह उठा और धीरे धीरे सोनिया के और पास आकर बैठ गया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वह बोला, ठीक है बहू, फिर देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। सोनिया ने हल्की सी वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, ससुर जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अब तो इस घर में हम दोनों ही हैं। यह कहकर वह चाय के बर्तन उठाकर रसोई की ओर चली गई। करण सिंह उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। इसके बाद करण सिंह का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर बहाने बनाकर सोनिया पर नजर रखने लगा। कभी घर के काम के दौरान, कभी इधर उधर से टोकते हुए छोटी छोटी बातों में दखल देने लगा, जैसे हर चीज पर अपनी राय थोपना उसका हक हो। दिन बीतते गए और घर का माहौल बोझिल होने लगा। सोनिया को भीतर ही भीतर कुछ असहज सा महसूस होता, लेकिन वह चुप रहती। एक रात करण सिंह अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे गलियारे में आया। घर में सन्नाटा था। वह सोनिया के कमरे की ओर बढ़ा, जहां भीतर रोशनी जल रही थी और आईने के सामने सोनिया खड़ी थी। आईने के सामने खड़ी सोनिया अपने बाल संवार रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आहट सुनकर वह चौंक गई। घबराकर मुड़ते हुए बोली, ससुर जी, क्या हुआ? आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? करण सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह संतुलन खो बैठा। अनायास ही वह सोनिया की ओर झुक गया, जिससे दोनों लड़खड़ाकर बिस्तर के किनारे जा गिरे। सोनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने दुपट्टे को ठीक किया और हड़बड़ाती हुई बोली, ससुर जी, ये क्या हो गया? करण सिंह ने तुरंत खुद को संभाला और हालात को सामान्य दिखाने की कोशिश की। करण सिंह ने नरमी से कहा, माफ करना बहू, मेरा पैर फिसल गया था। असल में मैं तो बस अपनी दवा के बारे में पूछने आया था कि वह कहाँ रखी है।
हालांकि उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक अब भी झलक रही थी। सोनिया के मन में उथल पुथल मच गई। उसने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा, ससुर जी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आ जाती हूँ। यह कहते ही वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जब सोनिया वीडियो कॉल पर अपने पति हर्ष से बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास और अपनापन था। वह हर्ष को अपनी बातों से हंसाती, कभी नए कपड़े पहनकर दिखाती तो कभी छोटी छोटी वीडियो बनाकर उसे भेजती ताकि उसे घर की कमी महसूस न हो। वह मुस्कुराते हुए हर्ष से बातें करती रही, अपने दिल की बातें साझा करती रही, मगर उसे क्या पता था कि करण सिंह खिड़की के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता आ गई और चेहरा जलन व बेचैनी से तना हुआ लगने लगा। वह बिना कुछ कहे वहां से हट गया, लेकिन उसके मन में अब कई उलझे हुए विचार चल रहे थे। अगले दिन जब सोनिया अपने कमरे में मोबाइल में व्यस्त थी, तभी बाहर से किसी औरत की हंसी की आवाज आई। वह चौंक गई और तुरंत बाहर निकली। सामने देखा कि करण सिंह एक अनजान औरत के साथ बैठा हंसते हुए बातें कर रहा था। हैरानी और नाराजगी के मिले जुले भाव से सोनिया ने पूछा, ससुर जी, यह औरत कौन है? कौन है? करण सिंह ने पूरी इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये महिला रिश्ते करवाने का काम करती है। मैंने इन्हें कहा है कि मेरे लिए कोई अच्छी और समझदार जीवन साथी तलाशें। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास और सुकून झलक रहा था। यह सब किसी सोची समझी चाल जैसा लग रहा था, मानो वह जानबूझकर सोनिया को बेचैन करना चाहता हो। सोनिया के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही मुड़ गई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसके दिल में उथल पुथल मच गई। वह नहीं चाहती थी कि करण सिंह दूसरी शादी करें, क्योंकि उसके मन में उनसे जुड़ी कई उलझी हुई और परेशान करने वाली बातें बार बार उभर रही थीं। उसके मन में बार बार जायदाद और दौलत का ख्याल घूम रहा था। उसे डर सताने लगा था कि अगर करण सिंह ने दूसरी शादी कर ली तो सारी संपत्ति किसी और के नाम हो जाएगी और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यही बेचैनी उसे रात के सन्नाटे में करण सिंह के कमरे तक खींच लाई। हाथ में दूध का गिलास लिए उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर करण सिंह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में डूबकर देख रहा था। दरवाजे की आहट सुनते ही उसने जल्दी से वे कागज और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। दरवाजा खुला और सोनिया धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। ससुर जी, आप काफी थक गए लगते हैं होंगे, क्या मैं आपका सिर दबा दूं? करण सिंह ने चुपचाप सिर हिला दिया। सोनिया पास बैठकर उसके सिर पर हल्के हाथों से दबाव देने लगी। थकान और बेचैनी के कारण करण सिंह कुछ असहज सा हो उठा और बोला, बहू, यह सब करने की जरूरत नहीं है। सोनिया ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, ससुर जी, मैं बस आपका ध्यान रख रही हूं। आप अकेले हैं, इसलिए मन बहलाने की कोशिश कर रही हूं। आप फिक्र मत कीजिए। उसके शब्दों में अपनापन था, लेकिन भीतर कहीं कोई और ही उद्देश्य छिपा हुआ था। करण सिंह की आंखों में एक पल के लिए सोच और उलझन की झलक दिखाई दी। वह चुप रहा, मानो हालात को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने उसे पास खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरा साथ देती रहो तो मैं तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखूंगा। मेरी दौलत, मेरी जायदाद, सब तुम्हारे भविष्य के लिए होगा। उसी रात करण सिंह चुपचाप बिस्तर से उठा। सन्नाटे में उसके कदमों की हल्की सी आहट गूंज रही थी। वह सीधे सोनिया के कमरे की ओर गया और वहां इधर उधर देखने लगा। उसकी निगाहें तेजी से हर कोने पर घूम रही थीं, जैसे वह किसी छुपे हुए सच की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखी एक छोटी सी टोकरी पर पड़ी, जिसके भीतर फूलों वाला एक छोटा गुलदान रखा था। करण सिंह ने उसे उठाया, हाथ में घुमाकर देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सख्त सी मुस्कान उभर आई। वह बिना कोई आवाज किए वहां से हट गया, लेकिन अब उसके मन में कोई और ही योजना आकार ले चुकी थी। वह खामोशी से अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसके हाथ कोई अहम राज लग गया हो। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं और दिमाग में लगातार नए विचार उमड़ घुमड़ रहे थे।
अगले दिन सोनिया ने अपने व्यवहार से करण सिंह का ध्यान खींचने की कोशिश जारी रखी। कभी वह जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाती, कभी मीठी बातों से उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती, तो कभी पास बैठकर बेवजह बातचीत छेड़ देती। उसका मकसद साफ था, उसे अपने असर में बनाए रखना। लेकिन अब करण सिंह का रवैया बदलने लगा था। उसकी निगाहें कभी कभी सोनिया से मिलती, मगर वह तुरंत नजरें फेर लेता, जैसे उसके जहन में कोई नई योजना आकार ले रही हो। उसकी इस ठंडी और बदली हुई बेरुखी ने सोनिया को उलझन में डाल दिया। फिर भी सोनिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चालाकी और धैर्य बनाए रखा, यह सोचकर कि सही मौका अभी आया नहीं है। अगली रात अचानक सोनिया के कमरे से दर्द भरी सिसकियों की आवाज आने लगी। वह रोना ऐसा था कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। करण सिंह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। आवाज सुनते ही वह घबराकर तेज कदमों से सोनिया के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही वह घबराई हुई आवाज में बोला, बहू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? उसकी आवाज में इस बार बनावटीपन नहीं, बल्कि सच्ची चिंता थी, मानो उसे अंदेशा हो कि यह रोना किसी मामूली वजह से नहीं है। सोनिया बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वह इस तरह टूट चुकी लग रही थी जैसे भीतर से कुछ बिखर गया हो। हिचकियों के बीच वह बोलने की कोशिश करने लगी। वह टूटती हुई आवाज में बोली, ससुर जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझ गई है। मैं कहीं की नहीं रही। फिर उसकी आवाज में दर्द भी था और आरोपों की गहरी छाया भी। करण सिंह का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके पास बैठते हुए बोला, बहू, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? सोनिया ने आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर उसका रोना और तेज हो गया। ससुर जी, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बार बार उल्टियां हो रही हैं। मुझे डर लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हो गया है और इसकी वजह वही हालात हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। उसके शब्द कमरे में गूंजते रह गए। कर्ण सिंह सन्न रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह मामला अब उसके हाथों से निकल चुका है। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? सोनिया की आवाज टूट रही थी। कर्ण सिंह घबरा गया। बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम किसी गलतफहमी में हो। कि उसकी आवाज में घबराई हुई सफाई थी, लेकिन सोनिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज अब सखर्त होती जा रही थी। लगता है ससुर जी, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। उस रात जो कुछ हुआ, आप अब उससे मुकर रहे हैं। अब आप खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि उसकी आवाज रोने से आगे बढ़कर चीख के करीब पहुंच गई, मानो वह जानबूझकर अपनी बात जोर से कह रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती हो कि घर की दीवारें भी यह सब सुन लें। यह सब अब एक साधारण बहस नहीं रह गया था। मामला खतरनाक मोड़ ले चुका था। ऐसा मोड़ जहां एक इल्जाम सब कुछ तबाह कर सकता था। करण सिंह सन्न रह गया। उसे समझ आ गया था कि अब यह खेल उसके काबू से बाहर जा चुका है। करण सिंह घबरा गया। वह झटके से खड़ा हुआ, एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा, फिर सोनिया की तरफ मुड़कर धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू, मान लेता हूं कि तुम जो कह रही हो वही सही है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। भीतर कहीं खींच और कटुता उभर आई थी। उसके मन में यह विश्वास गहराता जा रहा था कि यह सब किसी और ही वजह से हो रहा है। दौलत और जायदाद की लालच ने हालात को यहाँ तक पहुंचा दिया था। इसी बीच करण सिंह ने एक और चौंकाने वाला सच सामने रखा। मेरी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। वह एक लेडी डॉक्टर है। उसने आगे बताया कि जब उस पर गंभीर आरोप लगाए गए तो उसने उसी डॉक्टर से सलाह ली थी ताकि सच्चाई सामने आ सके और हालात को समझा जा सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं रह गई थी, बल्कि सच और झूठ के बीच एक खतरनाक टकराव शुरू हो चुका था। उसने आगे बताया कि उस डॉक्टर को उसने केवल सच्चाई सामने लाने के लिए घर लाया था। जांच के बाद यह साफ हो गया कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। कुछ पल रुककर उसने कहा, सोनिया ने मुझे दबाव में लेने और मेरी जायदाद हथियाने के लिए यह पूरा नाटक रचा था। हर्ष की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज उठी।
तुमने मेरे भरोसे के साथ ऐसा किया। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, तुम्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए दुबई गया, और तुमने मेरे साथ यह छल किया। उसके शब्दों में टूटन भी थी और गुस्सा भी। सोनिया जैसे पत्थर की हो गई, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोलना चाहती थी मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसका पूरा बनाया हुआ तमाशा एक ही पल में ढह गया हो। हर्ष गुस्से से चिल्ला उठा, पापा तुरंत पुलिस को बुलाइए। इस औरत को उनके हवाले कर दीजिए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कर्ण सिंह ने सख्त और ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिस आई तो सिर्फ वही नहीं, पूरा घर और मोहल्ला बदनाम होगा। हमें बदनामी नहीं चाहिए। उसने एक पल रुककर आगे कहा, इसके लिए यही सजा काफी है कि यह इस घर से हमेशा के लिए चली जाए, जहां से आई थी वहीं लौट जाए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी काली किस्मत ने सबको जकड़ लिया हो। हर्ष की आंखों में अब भी बदले की आग थी। कर्ण सिंह के चेहरे पर अजीब सी ठंडी तसल्ली झलक रही थी, और सोनिया, वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल बेजान, जैसे भीतर से पूरी तरह टूट चुकी हो। वह पूरी तरह टूट चुकी थी, बिखरी हुई, हारी हुई। कर्ण सिंह ने सख्त आवाज में कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जहां तुम्हें जाना है चली जाओ। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, सिर छुपाने की जगह दी। यह मेरी भूल थी। इस सोनिया जमीन पर बैठ गई और रोते हुए हर्ष के पैरों में गिर पड़ी। हर्ष, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। वह गिड़गिड़ाती रही। हर्ष का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। दे उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। सोनिया को बाहर जाना पड़ा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर के भीतर फिर सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें न कोई जीत थी, न सुकून, सिर्फ टूटे रिश्तों की गूंज। फिर हर्ष ने अपने पिता कर्ण सिंह की ओर देखा। हर्ष ने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच्चाई का अंदाजा नहीं था। कर्ण सिंह भी भावुक हो गया, रोती हुई आवाज में बोला, बेटा कोई बात नहीं, यह एक बहुत बड़ा धोखा था, मगर अच्छा हुआ कि समय रहते हमारी आंखें खुल गईं।